Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 7th lecture in change management. Today we will talk about a case study, that is service redesign at South Devon NHS Trust. आप अपने नोट्स में और अगर आप चाहें तो अपनी टीवी स्क्रीन पे या अपने कंप्यूटर पे इस केस स्टडी को रेफर कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से या एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से एक हॉस्पिटल को अपनी पेशेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह चेंज करनी पड़ी। और ये चीज़ हम ऑलरेडी लेक्चर 5 और 6 में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की तरफ किस तरह राग़िब करती हैं, या व्हाई इट बिकम्स वेरी एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस to change their strategy in response to the changes in the organizational environment. आज जिस केस स्टडी की मदद से हम ये इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, वो केस स्टडी नेम्ड है सर्विस रीडिज़ाइन एज साउथ डेवन NHS ट्रस्ट। ये केस स्टडी इनसीड बिजनेस स्कूल ने डेवलप की है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, ये केस स्टडी कुछ शुरू इस तरह होती है कि फियोना जेंकिंस, जो कि एक खातून है और वो काम करती है एज हेड ऑफ फिजियोथेरेपी फॉर इंग्लिश नेशनल हेल्थ सर्विस NHS साउथ डेवन हेल्थ सर्विसेज, उसको एक टास्क दिया गया और वो टास्क ये दिया गया कि वो स्ट्रोक यूनिट जो है उस एरिया का उसको रीडिज़ाइन करे और उसको इसके लिए 4 महीने का वक्त दिया गया। Jenkins realized immediately that the stroke service for South Devon, situated in Torbay General Hospital, simply did not have the capacity to meet NSF guidelines. NSF guidelines क्या है? NSF से मुराद है the National Service Framework। और ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं? दैट ऑल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रोक मस्ट बी सीन बाय अ स्ट्रोक स्पेशलिस्ट सर्विस। ये गाइडलाइंस बेसिकली गाइड करती हैं हॉस्पिटल्स को कि जो भी पेशेंट जिनको कि स्ट्रोक का अटैक हो उनको फौरी तौर पे एक स्ट्रोक स्पेशलिस्ट ही को देखना चाहिए, जो उनको फौरी तौर पे स्ट्रोक स्पेशलिस्ट यूनिट में उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और इन गाइडलाइंस को मीट करने के लिए या इन गाइडलाइंस पे पूरा उतरने के लिए जो साउथ डेवन हेल्थ सर्विसेज थी, उन्होंने फियोना जेंकिंस की ये ड्यूटी लगाई, या उन्होंने फियोना जेंकिंस को ये टास्क दिया कि वो स्ट्रोक यूनिट सर्विस को रीडिज़ाइन करे, रिव्यू करे और रीडिज़ाइन करे। एट द मोमेंट जो स्ट्रोक सर्विसेज थी वो टॉर्बे जनरल हॉस्पिटल में अवेलेबल थी पेशेंट्स को, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी जो कि पेशेंट्स फेस करते थे। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उस वार्ड में बेड्स की कमी थी और क्लियरली वहाँ पे सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती थी। और एक अल्टरनेटिव वे ऑफ हैंडलिंग द कैपेसिटी प्रॉब्लम needed to be found, and so Jenkins looked outside the acute unit to other sectors of the organization that specialize in stroke care. Patients were admitted generally for a period of 3 weeks to the hospital if they suffer from a stroke. Jenkins thought that this length of stay is too long. This was due to the stroke patients staying in the acute unit for rehabilitation. देखिए, अभी फ़िलहाल जो प्रोसेस था इन पेशेंट्स को ट्रीट करने का वो ये था कि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट होता था कम से कम उसको हॉस्पिटल में 3 हफ्ते के लिए रखा जाता था, और ये 3 हफ्ते में ना सिर्फ उसको ट्रीट किया जाता था बल्कि उसको रिहेबिलिटेट करने की भी कोशिश की जाती थी। जेंकिंस ने सोचा कि एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज़ करने का, कि जो रिहेबिलिटेशन है और जो ट्रीटमेंट है
उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। एक्यूट ट्रीटमेंट तो उस पेशेंट को हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाए, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कहीं और कायम किए जाएं जहां पे पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट किया जाए। इस तरह से शायद जो बेड कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके और ज़्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल की सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये था कि उसको एक ओवरहॉलिंग करनी थी स्ट्रोक पेशेंट केयर यूनिट की। Jenkins knew that it would be a challenge to convince the stakeholders of the necessity to adopt the new structure and change their mindsets. Coordination between various players involved in stroke care was going to be the key, but also one of the largest hurdles to overcome, as treatment of stroke patients involved not only primary and secondary care, but also social services. Jenkins को यहाँ पे ये फील हुआ कि उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो है कोऑर्डिनेशन की। यहाँ पे जब पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है और जो डिफरेंट सोशल सर्विसेज हैं और जो डिफरेंट हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं उनके दरमियान और जो पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सब के दरमियान कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा मसला होगा जिसको कि हल करना जेंकिंस की प्रायोरिटी होगी। अब इससे पहले कि हम केस स्टडी को फर्दर लेके आगे चलें, हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स में या यूके में पर्टिकुलरली ये हेल्थ सर्विसेज किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अगर हम ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें ये केस स्टडी जो है वो बेहतर तौर पे हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब देखिए NHS जो है, जो इंग्लिश नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो कुछ इस तरह ऑपरेट करती है कि उसके बहुत सारी उसमें और अथॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 जो सबसे पहले वहाँ पे जिस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो गवर्नमेंट की मुकर्रर कर दी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जिसके अंडर वो काम करता है, और ये ना सिर्फ हेल्थ और वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर यूके में काम करता है, उसका बेसिक मकसद क्या है कि टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन। देन अनदर इम्पॉर्टेंट एजेंसी जो इस डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करती है वो कहलाती है मॉडर्नाइजेशन एजेंसी। मॉडर्नाइजेशन एजेंसी सपोर्ट्स NHS clinicians and managers in their effort to deliver improvements to their services. The best performing organizations will be rewarded with more power to make decisions at a local level. The agency will also support NHS organizations where services are poor or failing, identifying problems and helping get those organizations back on track. मॉडर्नाइजेशन एजेंसी के ज़िम्मे क्या जिम्मेदारी थी, क्या मॉडर्नाइजेशन एजेंसी का काम की नौयत किस किस्म की थी? मॉडर्नाइजेशन एजेंसी का ये काम था कि जो वो सारे लोग जो कि NHS में एज ए क्लिनिशियंस या मैनेजर्स काम करते हैं उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। इसका मतलब ये था कि वो NHS ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही या जिनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर है, उसमें उनको ना सिर्फ हेल्प आउट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स दूर की जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो एक बेहतर लोगों की खिदमत बेहतर तौर पे सर अंजाम दे सकें। देखिए अभी तक हमने कहा कि जी के NHS किन ऑर्गेनाइजेशन या इंग्लिश नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उसकी अम्ब्रेला के अंडर काम करती हैं। नंबर 1 तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, देन देयर इज अ मॉडर्नाइजेशन एजेंसी, देन देयर आर स्पेशल हेल्थ अथॉरिटीज। स्पेशल हेल्थ अथॉरिटीज क्या हैं? These are health authorities which provide health service to the whole of England, not just to the local community, for example, the National Blood Authority. Then there are strategic health authorities. What are the strategic health authorities? In April 2002, 28 new larger strategic health authorities, SHAs, were set up to develop strategies for the NHS and to make sure their local NHS organizations were performing well. The new health authorities were responsible for developing plans for improving health services in the local area, making sure local health services were high quality and performing well,
increasing the capacity of local health services in order to improve more services or in order to provide more services, making sure national priorities, for example, programs for improving cancer services are integrated into local health service plans, managing the health NHS locally and acting as the key link between the Department of Health and the NHS. अब देखिए स्ट्रैटेजिक हेल्थ अथॉरिटीज़ क्या हैं। स्ट्रैटेजिक हेल्थ अथॉरिटीज़ 2002 में उस वक़्त की जो लेबर गवर्नमेंट थी उसने कायम की और इनका मकसद ये था कि वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और NHS के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का और एक लिंक का रोल अदा करें। और इनकी बेसिक प्रायोरिटीज़ क्या थी कि दे वर सपोज टू डेवलप प्लान्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज इन देयर लोकल एरियाज। They were required to make sure that health services were of high quality and were performing well, increasing the capacity of local health services in order to provide more services, making sure national priorities, for example, treatments for cancer, etc., are integrated into the health service plans. And they were supposed to act as a link between the Department of Health and NHS. And then they have certain other authorities like Primary Care Trust. Primary Care Trust or PCTs are local health organizations responsible for managing health services in a specific area. They work with local authorities and other agencies that provide health and social care locally to make sure that community needs are being met. PCTs are at the center. PCTs local authorities पे मुश्तमिल वो एक अथॉरिटी है जो ट्रस्ट है जो कि ये इंश्योर करती है कि लोकल कम्युनिटी की हेल्थ नीड्स मीट हों या उनकी जो हेल्थ की नीड्स हैं वो पूरी की जाएं। देन दे हैव NHS walk-in centers. NHS walk-in centers give you fast access to health services and treatment. They are now 43 throughout England. Open 7 days a week from early in the morning until late in the evening. They offer treatment for minor illnesses and injuries, assessment by experienced NHS nurse, advice on how to stay healthy, information on out-of-hours GP and dental services, information on local pharmacy services, and information on the local health services. NHS health walk-in centers क्या हैं? ये यहाँ पे आपको कुछ माइनर इलनेसेस की ट्रीटमेंट मिल सकती है और उसके अलावा आपको एक नर्स देख सकती है जो एक्सपीरियंस नर्स है एंड देन दे प्रोवाइड यू सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू स्टे हेल्दी। आउट ऑफ आवर GP कौन से अवेलेबल हैं और डेंटल सर्विसेज कौन सी अवेलेबल हैं, लोकल फार्मेसी के बारे में आपको बता सकते हैं और बहुत सारी जो लोकल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Then they have another organization which is called NHS Direct. NHS Direct is a 24-hour phone line staffed by nurses which offer quick access to healthcare advice. NHS Direct nurses will give you advice and support on self-treatment or if you need further help. They will put you through with the right service. If it's a serious condition or an emergency, the nurse will give you spontaneous advice on what you need to do and will call an ambulance if needed. NHS Direct बेसिकली एक टेलीफोन सर्विस है जिसके थ्रू आप NHS को किसी भी वक्त 24 घंटे में कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पेश आती है। एक एक्सपीरियंस नर्स जो है आपको एडवाइस देती है और ना सिर्फ आपको एडवाइस देती है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको हॉस्पिटल ले जाए। केयर ट्रस्ट एक और जो ऑर्गेनाइजेशन जो NHS का पार्ट है वो कहलाती है केयर ट्रस्ट। Care trusts are organizations that work both in health and social services. They may carry out a range of services including social care, mental health services or primary care services. Care trusts are set up when the NHS and local authorities agree to work closely together and usually where it is felt that closer relationship between health and social care is needed or would benefit local care services. केयर ट्रस्ट जो हैं वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बोथ हेल्थ और सोशल केयर में काम करती हैं। वो बहुत सारी सर्विसेज करती हैं। फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड सोशल केयर, मेंटल हेल्थ सर्विसेज और प्राइमरी केयर सर्विसेज।
और ये दोनों जो हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली NHS और लोकल अथॉरिटीज़ की मदद से चलाई जाती हैं। सेकेंडरी केयर, if a health problem cannot be resolved through the primary care or there is an emergency, the next stop is hospital. If hospital treatment is required, the general practitioner will normally arrange it for the individuals. NHS hospitals provide acute and specialist services, treating conditions that normally cannot be dealt with primary care specialist. सेकेंडरी केयर जनरली हॉस्पिटल्स पे मुश्तमिल है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है या आपकी मेडिकल इमरजेंसी ऐसी है जिसकी ट्रीटमेंट प्राइमरी केयर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो फिर आपको हॉस्पिटल को रेफ़र कर दिया जाता है। NHS ट्रस्ट, hospitals are managed by NHS trusts known as acute trusts. These make sure that hospitals provide high quality health care and they spend their money efficiently. They also decide the strategy for how the hospital will develop in order to improve services. Some trusts are regional or national centers for more specialized care. Others are attached to universities and train health professionals. Trusts can also provide services in the community, that is through health centers, clinics, or in people homes. Then comes the foundation trust. Foundation trusts are the new type of NHS hospital run by local managers, staff, and members of the public. These hospitals are tailored to the needs of the local population. Foundation trusts have been much more financial and operational freedom than other NHS trusts and have come to represent the government commitment to decentralizing the control of public services. These trusts remain within the NHS performance inspection system. The first 31 NHS Foundation trusts were authorized by the independent regulator and were established on April 1 and 1st July 2004 and April 1, 2005. देखिए, फाउंडेशन ट्रस्ट वो हॉस्पिटल्स हैं जो कि लोकल मैनेजर्स और स्टाफ और मेंबर ऑफ पब्लिक्स मिलकर चलाते हैं। ये हॉस्पिटल्स लोकल पॉपुलेशन की नीड के मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव मोर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम देन अदर NHS ट्रस्ट एंड हैव कम टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू डिसेंट्रलाइज कंट्रोल of the public services. These trusts remain within the NHS and are subject to performance inspection system. हम बात करें कि फाउंडेशन ट्रस्ट क्या है। फाउंडेशन ट्रस्ट बेसिकली वो लोकल हॉस्पिटल्स हैं जो कि लोकल पॉपुलेशन की नीड के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन इनको सर्टन फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन हासिल होती है। ऑपरेशंस इन अ सेंस कि दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट, and they came into existence because the government wanted to give or decentralize control on public services. At the moment, there are some 31 NHS trusts that were authorized by the Labour government in April 2004 and July 2004 and April 2005. Acute trust. Hospitals are managed by acute trusts that make sure that hospitals provide high quality health care and they spend money efficiently. They are decided on strategy for how long the hospitals will develop so services improve. Trusts employ most of the NHS workforce, including nurses, doctors, dentists, pharmacists, midwives and health visitors, as well as people doing jobs related to medicine, physiotherapists, radiographers and podiatrists, speech and language therapists, counselors, occupational therapists and psychologists. There are many other non-medical staff including receptionists, porters, cleaners, IT specialists, managers, engineers, caterers and domestic and security staff. Some trusts are regional or national centers for more specialized care. Others are attached to universities and help to train health professionals. Trusts can also provide services in the community, for example, through health centers, clinics, or in people homes. Except in case of emergencies, hospital treatment is arranged by GPs through a referral system. Appointment and treatments at NHS hospitals are free. अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि acute trust क्या है। Acute trust वो hospitals हैं जो कि खुद से independent नहीं है,
उनको एक डिस्टिंक्ट बॉडी जो कि एक्यूट ट्रस्ट कहलाती है वो रन करती है, और उनकी कोशिश ये है कि उनकी मदद से वो हॉस्पिटल इस काबिल हो जाए कि वो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब देखिए एनएचएस जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एम्प्लॉय करती है। वहाँ पे ना सिर्फ नर्सेज और डॉक्टर्स काम करते हैं, बल्कि डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर्स एज वेल एज पीपल डूइंग जॉब रिलेटेड टू मेडिसिन वो भी काम करते हैं, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर्स, पोडियाट्रिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एक्सेट्रा। और वहाँ पे बहुत सारे और प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं, लाइक रिसेप्शनिस्ट, पोर्टर्स, क्लीनर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, कैटरर्स, डोमेस्टिक एंड सिक्योरिटी स्टाफ। कुछ इनमें से ट्रस्ट जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। Others are also attached to the universities to train new doctors and nurses, or except in case of emergencies. Generally, hospital treatment is arranged by a GP through a referral system, or every appointment and treatment at hospital is free of cost. देखिए अभी तक हमने जो बात की कि हमने आपको एनएचएस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि एनएचएस का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस किस्म का है कि उसको लुक आफ्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। उसमें एक मॉडर्नाइजेशन एजेंसी काम करती है, जिसका मकसद ये है कि मैनेजर्स और क्लिनिशियंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। देन देयर आर स्पेशल हेल्थ अथॉरिटीज़, स्ट्रेटेजिक हेल्थ अथॉरिटीज़, primary care trust, NHS walk-in centers, NHS direct, care trust, secondary care, NHS trust and foundation trust, acute trust, जो कि NHS का या इंग्लिश नेशनल हेल्थ सर्विसेज के पार्ट हैं। अब ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई है ताकि आपको केस स्टडी समझने में आसानी हो। जहाँ हमने कहा ना कि फियोना जेंकिंस जो है वो हेड ऑफ फिजियोथेरेपी थी, लेकिन उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो एनएसएफ की हदायत के मुताबिक स्ट्रोक यूनिट को रीडिज़ाइन की जाए, क्योंकि एनएसएफ की हदायत थी द नेशनल हेल्थ सर्विसेज या एनएसएफ जो है, जो कि नेशनल सर्विस फ्रेमवर्क है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कहलाती नेशनल सर्विस फ्रेमवर्क। उसने ये हदायत दी थी कि स्ट्रोक जो भी पेशेंट स्ट्रोक सफ़र करें उनको एक स्पेशलिस्ट यूनिट में उनकी ट्रीटमेंट की जाए। ठीक है, आप स्पेशलिस्ट यूनिट जो था वो साउथ डेवन में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल जो कि टॉर्बी जनरल हॉस्पिटल था उसमें अवेलेबल था, लेकिन वहाँ पे बेड्स की इतनी तादाद नहीं थी कि सारे लोगों की ट्रीटमेंट वहाँ पे की जा सकती। तो फियोना जेंकिंस के ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो इस चीज़ को रीडिज़ाइन करे, क्योंकि एनएचएस की स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस की जो न्यू स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस हैं उनकी रोशनी में इस सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए। अब इस केस स्टडी में जब ये केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस पे साथ साथ गौर करें। और वो क्वेश्चंस क्या है कि विद रिगार्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स, what is the strategy of South Devon Hospital and how it has changed? Identify all stakeholders affected by redesign of care services for the stroke patient by the South Devon NHS Trust, their relative influence and their priorities. What other factors do you think may influence the range of options the Fiona Jenkins enjoy? If you were asked to redesign the service, how would you do that? ये केस स्टडी जब हम डिस्कस करें तो इसमें हमारा मकसद क्या है कि हम क्या कुछ देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि विद रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ साउथ डेवन हेल्थ सर्विसेज एंड हाउ इट हैज चेंज्ड। आइडेंटिफाई ऑल स्टेक होल्डर्स अफेक्टेड बाय रीडिज़ाइन ऑफ केयर सर्विसेज फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स। साउथ डेवन हॉस्पिटल ने जो साउथ डेवन एनएचएस ट्रस्ट ने जो रीडिज़ाइन किया है, आपका क्या हाल है, उससे कौन से स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फियोना जेंकिंस की जो स्ट्रैटेजी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये रीडिज़ाइनिंग कीजिए तो आप ये रीडिज़ाइन कैसे करेंगे या आप ये रीडिज़ाइन किस तरह बेहतर तौर पे कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचिए। अब हम अपनी केस स्टडी की तरफ आते हैं और हम ज़हन में ये क्वेश्चंस रखेंगे, इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए एनएचएस का थोड़ा सा कुछ और हम बैकग्राउंड देखते हैं।
इस केस स्टडी को बेहतर तौर पे समझने के लिए। और ये है कि द नेशनल हेल्थ सर्विस जो कि 1948 में क्रिएट की गई उस वक़्त की लेबर पार्टी ने, उन्होंने कहा कि अब से हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो टैक्स पेयर प्रोवाइड करेगा, द टैक्स पेयर विल बी फंडेड बाय द टैक्स पेयर, और इंग्लैंड एंड वेल्स या यूके के हर शहरी को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये चेंज वहाँ पे कब आया? समवेयर इन 1948, ठीक है, जब लेबर पार्टी इलेक्शन जीती 1948 में, तो उसने ये डिसाइड किया कि आज से हम नया एक हेल्थ केयर सिस्टम लेके आ रहे हैं, और उस हेल्थ केयर सिस्टम के तहत बरतानवी हर शहरी को, जब बरतानिया के हर शहरी को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूके हिस्ट्री the NHS brought together all healthcare providers, doctors, opticians, dentists, community-based services and hospitals, etc. पहली दफ़ा यूके की तारीख में लेबर पार्टी ने 1948 में क्या किया कि लोगों को एक कंसोलिडेट कर दिया तमाम हेल्थ सर्विसेज को अंडर वन रूफ। वहाँ पे डॉक्टर्स, ऑप्टिशियंस, डेंटिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड अदर सर्विसेज और हॉस्पिटल्स जो हैं उनको एक अम्ब्रेला के अंदर ऑर्गेनाइज किया। फॉर द एज डिमांड ग्रू, देखिए पहले तो काम बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई और जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की करती गई और न्यू एडवांसमेंट्स इन ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आज़ाद होती गई और नए और मौसर तरीक़ेकार ईजाद होते गए, उसका एक नेचुरल इम्पैक्ट क्या हुआ कि द सर्विसेज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव। अब ये सर्विसेज एक्सपेंसिव हो गई तो डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू ट्रीट एवरीवन इन द सेम वे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, ठीक है, तो दे क्रिएटेड अ वेटिंग लाइन, बहुत सारे लोगों को इमीडिएटली ये सर्विसेज प्रोवाइड करना मुश्किल हो गया, जब फाइनेंशियली इट बिकेम अ बर्डन ऑन द टैक्स पेयर फंड। लेकिन एनीवे 1950s और 70s में जो अपेरेंटली इन्वेस्टिगेशंस की गई उसके मुताबिक एनएचएस में कोई भी वेस्ट ऑफ मनी के कोई चांसेस नहीं थे। जब वेस्ट ऑफ नेशनल मनी नहीं पाया गया। However, as demands and resources increased, waiting lists were used as an instrument of rationing. देखिए उन्होंने क्या किया कि जब डिमांड इंक्रीज होगी सर्विसेज की और हेल्थ सर्विसेज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि मेडिकल साइंस तरक्की कर रही थी और बहुत सारे जदीद आलात और बहुत सारी जदीद टेक्निक्स अवेलेबल हो चुकी थी, तो उसका एक नेचुरल इम्पैक्ट ये था कि ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी होगी। अब जब सर्विसेज महंगी होगी तो हर शहरी को फौरी तौर पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था। उस वक्त की गवर्नमेंट्स ने जब इन्वेस्टिगेशंस की तो उन्हें कहा जी कि ये जो एक वेटिंग लाइन इंक्रीज़ हो गई है, जब वेटिंग लाइन को एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैशनिंग यूज़ किया गया है तो इसकी वजह क्या है कि बर्डन है रिसोर्सेज पे। इन 1979 में मार्गरेट थैचर की conservative government came into power and focused on improving management. By 1989, NHS को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गया और परचेजिंग ऑफ मेडिसिन या परचेज डिपार्टमेंट को मेन हॉस्पिटल से अलहदा कर दिया गया। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है उसने अपने तौर पे कोशिश की कि NHS में मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। 1990s में अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से एनएचएस में जो वेटिंग लिस्ट थी वो कुछ इस तरह इंक्रीज हो चुकी थी कि कुछ 196,000 पेशेंट्स वेटिंग लिस्ट में अपनी ट्रीटमेंट की बारी का इंतज़ार कर रहे थे। हालात कितने बुरे हो चुके थे बाय 1990s कि 1,96,000 शहरी जो थे वो वेटिंग लिस्ट पे इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आएगी जब उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए 1997 में 18 साल के बाद लेबर पार्टी अगेन पावर में आई, ठीक है। 1997 में 18 साल के बाद
जब लेबर पार्टी अगेन गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मुहिम के दौरान या अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये नारा लगाया था कि हम एनएचएस को बचाएंगे, ठीक है, कि वी विल सेव द एनएचएस। और उन्होंने ये प्लेज किया था कि हम इस वेटिंग लिस्ट को 100,000 तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम ट्रीटमेंट की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। और आज जो यूरोप में हम दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में हम जो एक अपतरी का शिकार हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। पर अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सर्विस को इम्प्रूव करना कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि हमारे मुल्क में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो हेल्थ सर्विस है वो भी अपतरी का शिकार है, वो भी बुरहान का शिकार है। उसको इम्प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोशिश करती हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए कोई ख़ास अच्छी हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान में एज सच अवेलेबल नहीं है, या उनको गवर्नमेंट्स वादे के मुताबिक इम्प्रूव ना कर सकें। यही चैलेंज जो था ये टोनी ब्लेयर जो उस वक़्त का लेबर का प्राइम मिनिस्टर था, उसको फेस करने पड़े, ठीक है। लेकिन उसने वादा किया और उसने एक एनएचएस प्लान डिज़ाइन किया अराउंड द नीड्स ऑफ द पेशेंट। और उसका गोल क्या था? टू प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू प्राइमरी केयर एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेस इंक्लूडिंग स्ट्रोक पेशेंट्स। देखिए, एनएचएस को इम्प्रूव करना, क्योंकि लेबर पार्टी ने ये वादा किया था कि हम एनएचएस सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे, तो उन्होंने इस प्लेज को पूरा करने के लिए एक एनएचएस प्लान डिज़ाइन किया। और उस प्लान के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम प्राइमरी केयर और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली उन बीमार लोगों के लिए जो बहुत अरसे से बीमार हैं और उसमें स्ट्रोक पेशेंट्स भी शामिल थे, हम उनके लिए सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए लेबर पार्टी ने प्राइमरी केयर ट्रस्ट पीसीटीज 2002 में इंट्रोड्यूस किए, और वो उनकी एक बुनियादी हैसियत थी इस एनएचएस प्लान में। पीसीटीज को इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था कि पीसीटीज विल ब्रिंग अ मोर सिस्टमैटिक एंड क्लिनिकली रिगरस अप्रोच टू मैनेजिंग क्रॉनिक इलनेस। The PCTs also took on a commissioning role for secondary care. It was believed that they, as local organizations, they should understand the needs of the community and provide appropriate health care effectively. They were independent organizations and individual first point of contact when they experience a health problem. Following a visit to general practitioner or a dentist से देखिए, हॉस्पिटल रेफ़र करने से पहले वहाँ पे जो उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो ये था कि इसकी बजाय कि हॉस्पिटल्स पे रश हो और हर दूसरा बंदा जो है या हर दूसरा शहरी जो है वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल का रुख करें, उन्होंने पीसीटीज इंट्रोड्यूस की। अब आपको अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो डेंटल प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे जिससे आप रजिस्टर्ड हैं, या पहले आप अपने जीपी के पास जाएंगे जिससे आप रजिस्टर्ड हैं, और वो जीपी या डेंटिस्ट जो है अगर फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आपको हॉस्पिटल को रेफ़र करेगा। इसी सिस्टम के तहत जैसे हमने कहा कि बहुत सारे एनएचएस वॉक इन सेंटर्स, एनएचएस डायरेक्ट, पेशेंट ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन स्क्रीनिंग, फार्मेसीज और ऑप्टिशियंस, इन सर्विसेज को पीसीटीज के तहत ऑर्गेनाइज किया गया। अब ना सिर्फ इनको ऑर्गेनाइज किया गया बल्कि एक स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर हॉस्पिटल ट्रस्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड पीसीटीज वर इंट्रोड्यूस, एक स्टार रेटिंग सिस्टम जो है वो सेकेंडरी केयर, लाइक फॉर एग्जांपल सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स और प्राइमरी केयर जीपीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया बेस्ड ऑन डिफरेंट मैट्रिसेस सच एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्लीनिनेस, staff morale and patient satisfaction as well as waiting times. देखिए, स्टार रेटिंग सिस्टम क्या था कि किन चीज़ों पे इन सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर को एवेल्युएट करता था? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, पेशेंट सेटिस्फैक्शन पे, वेटिंग टाइम्स पे, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफर्ड, इन सारी चीज़ों को वो उनको मिला के जब इसको एज ए मैट्रिक्स यूज़ करके इन सर्विसेज को जज करने के लिए एक सिस्टम भी बनाया गया था। द स्टार सिस्टम वॉज इंटेंडेड टू इंडिकेट हाउ वेल द हॉस्पिटल वॉज रन।
Trust awarded 3 stars, received full funding and could allocate their budget as was thought appropriate. अब देखिए उनको उसने परफॉर्मेंस उनकी रिव्यू करके उनको कैसे लिंक किया कि जिन ट्रस्ट को 3 स्टार्स मिलते थे उनको बजट फौरी तौर पे प्रोवाइड किया जाता था एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्फ कि उस बजट को वो किस तरह से बेहतर तौर पे यूज़ करना चाहते हैं. हाउएवर जो ट्रस्ट जो थे वो 3 स्टार रेटिंग नहीं ले सकते थे या जिनकी 0 रेटिंग्स होती थी तो उनका बजट जो था वो NHS कमीशन जो है वो हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट के को रेफर करता था. ठीक है, टू NHS वो उनका जो बजट था वो प्रोवाइड किया जाता था NHS कमीशन फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट CHI, और वो उनकी क्लोज सिक्योरिटी करता था उन ट्रस्ट की कि वो इस बजट को किस तरह यूज़ कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज को किस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं. अब देखिए अप्रेजल सिस्टम किस तरह चेंज हुआ है. अप्रेजल सिस्टम 2 तरीके से चेंज हुआ है. नंबर 1, जो ट्रस्ट प्राइमरी केयर ट्रस्ट या सेकेंडरी केयर ट्रस्ट जो थे, जो ट्रस्ट स्टार्स रेटिंग में पूरे उतरते थे, 3 स्टार रेट किए जाते थे, उनको तो फौरी तौर पे फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते थे और वो इंडिपेंडेंट होते थे कि अपने डिसीजंस खुद लें कि उन्होंने अपने फंड्स को कैसे यूज़ करना है, अपने बजट्स को किस तरह यूज़ करना है. लेकिन जो ट्रस्ट उस मयार पे पूरा नहीं होते थे उनके फंड्स को अंडर क्लोज सिक्योरिटी वो यूज़ कर सकते थे, जहाँ उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता था. और NHS ने एक कमीशन फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट एस्टेब्लिश किया जो ऐसे ट्रस्ट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता था और डिटर्मिन करता था कि फंड्स जो हैं वो वाकई सही तरीके पे यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे. ठीक है, ब्लेयर जो था, टॉनी ब्लेयर जो था, उसने कहा कि किसी भी हॉस्पिटल में उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी जबकि वो हॉस्पिटल्स अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे. Under the new guidelines, individuals who had previously waited up to 18 months for treatment would not be expected to wait longer than 9 months by 2004. ब्लेयर ने कहा कि जिन लोगों को 18 महीने ट्रीटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, अब नई इम्प्रूवमेंट्स के बाद उनको 9 महीने से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा बाय 2004 एंड नॉट मोर देन 3 months बाय 2008. Cases of patients waiting longer than 12 hours in accident and emergency A&E departments would be reported to the Strategic Health Authority that would in turn inform the Department of Health. This could have a direct impact on trust star rating. और अगर एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में किसी भी पेशेंट को 12 घंटे तक ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना की गई तो ये चीज़ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाएगी और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन टर्न ये सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट करेगा और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के रिपोर्ट करने के नतीजे में हॉस्पिटल्स की स्टार रेटिंग्स सफ़र कर सकती हैं या कम की जा सकती हैं. Part of the modernization plan detailed in the white paper, shifting the balance of power, was to reduce management layers and focus on planning and delivery of healthcare services at local level. In 2002, the management structure of NHS was split into 28 strategic health authorities. देखिए, part of the plan ये था कि NHS जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको स्प्लिट कर दिया जाए 28 स्ट्रेटेजिक हेल्थ अथॉरिटीज़ में और हर हेल्थ अथॉरिटी अपने लोकल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. Hospitals were managed by NHS Trust, also known as Acute Trust, that ensured that hospitals provided high quality health care and that the money was spent efficiently. They also decided on strategy for how long the hospital developed to improve services. Trust employed the majority of the NHS workforce, including nurses, doctors, dentists, pharmacists, midwives, health visitors, as well as those jobs related to medicine. देखिए जो NHS ट्रस्ट थे अब उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने एरियाज़ में जो हैं जो स्ट्रेटेजिक हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और लोगों को एम्प्लॉय करें. जो भी लोग मेडिसिन के प्रोफेशन से या जो भी मेडिकल या नॉन मेडिकल स्टाफ है उनको एम्प्लॉय करना भी अब NHS ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, चाहे वो फाउंडेशन ट्रस्ट था या एक्यूट ट्रस्ट था. अब हमने पहले बात की कि इनमें से कुछ ट्रस्ट जो थे दे बिकेम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, both regional or national centers of excellence, and some of them were attached to universities to help train new health professionals. अब हम स्पेसिफिकली वापस आ जाते हैं. अभी हमने देखिए हमने कहा फियोना जेंकिंस की
नेशनल एनएसएफ की गाइडलाइंस के मुताबिक उसको अब साउथ डेवन में सर्विसेज रीऑर्गेनाइज करनी थी। और ये क्यों ऑर्गेनाइज करनी थी? क्योंकि 18 साल के बाद जब लेबर पार्टी पावर में आई तो उसने ये डिसाइड किया था, उसने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों से ये वादा किया था कि हम इन हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे। अब उस वादे को पूरा करने का टाइम था। उसको पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारी चेंजेस इंट्रोड्यूस की। ठीक है, एनएचएस ट्रस्ट को, जो एनएचएस को एज सच स्ट्रेटेजिक हेल्थ अथॉरिटीज़ में डिवाइड किया, पीसीटीज़ क्रिएट की, जो प्राइमरी केयर ट्रस्ट क्रिएट किया, जहाँ पे रोज़मर्रा के अगर आपको कोई तकलीफ़ है या आपको कोई बीमारी है तो आप पहले प्राइमरी ट्रस्ट में अपने जीपी के पास जा सकते हैं और वो जीपी आपको फिर हॉस्पिटल रेफ़र करेगा। ठीक है, और सेकेंडरी ट्रस्ट को अलहदा किया। ठीक है, सेकेंडरी केयर क्या है? जो बेसिकली हॉस्पिटल्स themselves, उनको उसने फाउंडेशन ट्रस्ट जहाँ एक्यूट ट्रस्ट की सूरत में रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और मकसद क्या था कि इन लोग बेहतर तौर पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। देखिए, साउथ डेवन हेल्थ कम्युनिटी क्या थी? During the 1990s, the South Devon health community developed considerably with a good reputation for high quality primary and secondary health care and had a good track record for service improvement. In 1991, it became one of the first national health service trusts with responsibility for providing acute mental health and community health services for its population. देखिए, at the same time 1990s में साउथ डेवन का जो इलाका था that was known for as quality health services. लेकिन with time population increase होगी, जो in particular 2001 में they had population of around 240,000 जो कि बढ़कर 2070 तक पहुंच चुकी थी, और by 2010 it was expected कि वहाँ पे population 280,000 लोग साउथ डेवन में रहेंगे। South Devon Health Authority was also comprised of different health organizations, including South Devon Healthcare Trust. Acute trusts were part of this and incorporated general hospitals, one of which was Torbay General Hospital. In addition, there were 3 primary care trusts that came under the responsibility of South Devon Healthcare: Tanbridge, Torbay, part of South Hams, and West Devon. These were 9 community or cottage. There were 9 community or cottage hospitals that were accountable to these PCTs. Social care organizations in the region were separate from the trust and were linked to district authorities. Just let's do it again. Let's start again. देखिए, जो साउथ डेवन हेल्थ केयर था उसमें there was one big hospital जो कि टॉर्बे जनरल हॉस्पिटल था, but there were other small 9 hospitals or cottage hospitals, and there were a number of the other social care organizations that were not directly linked to NHS but were part of the district authorities. The area the trust uncovered included a high percentage of elderly people, 65 years and over, 24% compared to the national average of 16%. This older population placed a significant strain on the trust resources to meet their healthcare needs. Elderly patients represented 45% of the patients admitted to the hospitals and 74% of bed use. Strokes were just one of the chronic conditions that affected this aged population and was therefore one of the trust priorities for the improvement. देखिए, साउथ डेवन कम्युनिटी किस किस्म की थी कि इनकी यहाँ पे एल्डरली पीपल जो थे 65 इयर्स और ओवर, उनकी परसेंटेज कुछ बहुत ज़्यादा थी. हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज कंप्राइज ऑफ एल्डरली पीपल, 24% कंपेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 16%. जबकि नेशनल एवरेज क्या थी कि एक एरिया में 16% पॉपुलेशन जो थी वो 65 इयर्स एंड ओवर थी, जबकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो 65 प्लस थी वो दैट कंप्राइज सम 24% पॉपुलेशन जो थी वो 65 प्लस थी. ये जो इतने बड़ी तादाद में एल्डरली लोग वहाँ पे रहते थे, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द नेशनल हेल्थ सर्विस. Particularly 45% of the patients admitted to the hospitals and 74% of the bed use
जो थे वो एल्डरली लोग थे, जो 45% एडमिशन इनके होते थे एल्डरली लोगों के, और ये 74% ऑफ द बेड्स जो थे हॉस्पिटल्स में जो अवेलेबल थे ये एल्डरली लोग ऑक्यूपाई करते थे। और स्ट्रोक्स जो था वो वन ऑफ द क्रॉनिक कंडीशंस था जो कि ये एल्डरली पॉपुलेशन जिससे अफेक्ट होती थी। In 2003, both the acute trust and PCTs were given the maximum 3-star ratings based on indicators such as low numbers of emergency readmissions after treatment for strokes or timely breast cancer treatment. The different organizations employed 3,500 staff, including doctors, nurses, allied health professionals, physiotherapists, and occupational therapists, among others. Stroke targets in the National Health Service. अब हम देखते हैं कि फियोना जेंकिंस जो है वो इस चीज़ को कैसे समझती है, वो क्या करती है अपने चेंज करने के लिए। फियोना जेंकिंस एक्सप्लेन्ड stroke services in the National Health Service had been Cinderella services for a long time before public authorities tried to improve them. This began in 2000 when some national stroke targets were defined within the NHS. The national guidelines for the treatment of stroke patients was first drawn up in 1999 and then later on revised in 2002. The guidelines address the care and management of an individual experiencing a stroke from the acute condition to long-term challenges, including carer support and secondary prevention. These guidelines clearly stated that organizations should develop specialist stroke services. देखिए 1999 में और फिर अगेन 2002 में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली गाइडलाइंस इशू की कि वो ओल्ड लोग, जब बूढ़े लोग जो कि स्ट्रोक से सफ़र करते हैं, द स्ट्रोक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी हॉस्पिटल्स में। अब ये गाइडलाइंस फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंतहाई ज़रूरी था। देखिए यहाँ पे जहाँ NSF की गाइडलाइंस थी वहाँ पे ये भी एक सच था कि अगर इन लोगों को हॉस्पिटल बेस्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इस चीज़ के चांसेस थे कि ये लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते। ठीक है, जहाँ पे ये रिपोर्ट ये चाहती थी, जहाँ गवर्नमेंट ये चाहती थी कि स्ट्रोक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे गवर्नमेंट मज़ीद फर्दर एक्सपेंस या मज़ीद फर्दर बजट प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं थी। और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि मौजूदा बजट स्ट्रक्चर में रहते हुए आप ये सर्विसेज इम्प्रूव करें। ठीक है, देखिए प्रेशर क्या था कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि स्ट्रोक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है कोई फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट चाहती थी कि जो मौजूदा बजट है, जो मौजूदा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करते हुए, जो मौजूदा रिसोर्सेज को ही बेहतर तौर पे इस्तेमाल करते हुए ये सर्विसेज इम्प्रूव की जाए। जेंकिंस समझती थी कि दिस वाज अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क टू अकम्प्लिश एंड शी वुड हैव टू सिक्योर सम फंडिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सर्विस। 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड स्ट्रोक सर्विसेज वर आइडेंटिफाइड, और जेंकिंस ने कोई 4 एलिमेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनको वो समझती थी कि इम्प्रूव करने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 1, प्रिवेंशन, इमीडिएट केयर, अर्ली एंड कंटिन्यूड रिहैबिलिटेशन as well as long-term support. The NSF also defined the milestones for the implementation of these services. The guidelines also specified that specialist stroke services should be delivered to patients equally and effectively in a hospital or in the community, provided that services were resourced appropriately, such as suitable staff to look after the patient or discharge. The patient should be seen regularly by a specialist multidisciplinary stroke team on returning home. देखिए जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की वो कहती थी कि ना सिर्फ हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट बेहतर तौर पे की जाए, बल्कि जब उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए उसके बाद भी उनको होम केयर अच्छी प्रोवाइड किया जाए और उनको एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो उनको बाकायदा तौर पे उनको मॉनिटर करती रहे। Stroke care accounted for 4% of the total NHS expenditure with close to 60,000 deaths annually. अब हम यहाँ पे मज़ीद देखते हैं, वो कह रहे हैं कुछ फिगर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है।
NHS जो है वो कुछ 4% ऑफ द बजट ऑन स्ट्रोक केयर स्पेंड करती थी अपने बजट का टोटल का. There used to be some 60,000 people used to die annually due to stroke. It was the third highest cause of death in UK after heart disease and cancer. Stroke was also the largest single cause of major disability, with 250,000 people being affected at any given time. In 2002, the Stroke Association estimated that spending on stroke services would increase 30% by 2008. Each year, 130,000 people in England and Wales experienced a stroke, with approximately 10,000 sufferers under retirement age. It accounted for over 8% of all deaths in men and 13% of deaths in women in England. Around 20% of all acute hospital beds were occupied by stroke patients and 20% of long-term beds. देखिए कुछ सूरत हाल क्या थी कि इंग्लैंड एंड वेल्स में कोई हर साल 60,000 लोग स्ट्रोक की वजह से फौत हो जाते थे. और स्ट्रोक जो है आफ्टर हार्ट डिजीज़ और कैंसर की सब के बाद सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से कि लोग वफात पाते थे. और कोई अराउंड 2,50,000 लोग स्ट्रोक की वजह से डिसेबल हो जाते थे. एंड देन अगेन कोई हर साल एट 1,30,000 लोग जो हैं वो मज़ीद स्ट्रोक सफ़र करते थे जस्ट. और उनमें से कोई 10,000 लोग ऐसे होते थे जो अंडर द रिटायरमेंट एज होते थे, बट स्टिल दे यूज्ड टू गेट अ स्ट्रोक. दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम जिसको कि टैकल करने की ज़रूरत थी, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने कि हमें इससे इस प्रॉब्लम की सिवेरिटी का अंदाज़ा होता है कि प्रॉब्लम वाज वेरी सीवियर, और गवर्नमेंट अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी कि इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को किसी तरह से टैकल किया जाए. अब देखिए फियोना जेंकिंस को किस किस्म के प्रेशर्स का सामना था. Until September 2003, the stroke unit for South Devon Health Community was centralized in Elizabeth Ward and Torbay General Hospital with 18 beds available and estimated 600 admissions per year to the ward. It was moved to the George Earl Ward in September of the same year with an increase of 24 beds. देखिए ऑलरेडी जो टॉर्बे जहाँ स्ट्रोक यूनिट पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था उसको उसमें बेड्स की इंक्रीज की गई थी. ठीक है, और कोई 18 से 24 बेड्स इंक्रीज किए गए थे. 18 से जो कोई 6 बेड इंक्रीज किए गए और उसको एक नई वार्ड में शिफ्ट किया गया ताकि वहाँ पे उनको नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज हो जाए. वार्ड को बेहतर तौर पे इक्विप किया गया. तो इस सूरत में जब एलिज़ाबेथ वार्ड से जॉर्ज अर्ल वार्ड में इस यूनिट को ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ पे कोई 24 बेड्स अवेलेबल थे. देखिए हाउएवर स्टिल दे वर इनसफिशिएंट बेड्स. और यहाँ पे वो लोग जिनको कि एक्चुअली ट्रीटमेंट की दी जाती थी और वो लोग जो कि वेट करते थे रिहेबिलिटेशन का, या वो लोग जिनको लाइक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी वो भी अभी यहाँ पे ही उनकी फिजियोथेरेपी भी की जाती थी, ट्रीटमेंट भी की जाती थी. इसलिए एक लंबे अरसे तक ये बेड्स ऑक्यूपाइड रहते थे. जो स्ट्रोक सर्विसेज थी एट साउथ डेवन हॉस्पिटल दे वर लेड बाय पीटर स्लेट जो कि एक कंसल्टेंट था जिसका कि स्पेशल इंटरेस्ट था स्ट्रोक केयर में. In addition to his specialist work, he had to see a number of other elderly patients with maybe different diseases. Okay? He was assisted in the stroke center by a full-time physician. Decisions regarding patient care and transfer were made by a multidisciplinary team that met weekly to discuss each person case by case. अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो था बंदा जो कि कंसल्टेंट था पीटर स्लेट, वो ना सिर्फ स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था बल्कि वो एल्डरली लोगों की और बहुत सारी बीमारियों को भी डील करता था. अब जनरली यहाँ पे उसको एक फिजिशियन की हेल्प हासिल थी और एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी जो कि हर हफ्ते इस चीज़ का डिसीजन करती थी कि किस पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, किस पेशेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जा सकता है या नहीं. ठीक है, इन रियलिटी जो था
वो बेड्स वर मेनली यूज फॉर पेशेंट्स वेटिंग टू बी प्लेस्ड बाय सोशल सर्विसेज इन रेजिडेंशियल और नर्सिंग होम्स। तो बहुत सारे बेड्स जो थे वो उन पेशेंट्स ने ऑक्यूपाई किए हुए थे जिनकी ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उनको किसी नर्सिंग होम या किसी सोशल केयर सर्विस के हवाले किया जाए। In 2003, less than half of the patients admitted with a stroke had access to the Torbay acute unit and hence the specialist stroke service. With limited bed space, individuals admitted in a stroke unit after often found themselves in other wards. ये बेड्स क्योंकि लिमिटेड थे और मरीजों की तादाद ज़्यादा थी, तो ये एक आम तौर पे देखा गया कि उनको फिर दूसरी वार्ड्स में एडमिट किया जाता था, क्योंकि एक बंदा अगर उसको फॉलज का अटैक हुआ है, द स्ट्रोक उसने सफ़र किया है, तो उसको डॉक्टर्स ये तो नहीं कह सकते कि आप इनको घर ले जाएं। तो क्योंकि वहाँ पे स्ट्रोक यूनिट में बेड्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो फिर उनको दूसरी वार्ड्स में अकोमोडेट किया जाता था। लेकिन उसका एक नुकसान था, और वो नुकसान क्या था कि वहाँ पे वो स्पेशलिस्ट नर्सिंग केयर अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पे वो स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं थे जिस किस्म की स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट या स्पेशलिस्ट नर्सेस या फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रोक यूनिट में अवेलेबल होते थे। इस तरह उन लोगों को एक मुनासिब ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी जिन लोगों को के स्ट्रोक यूनिट के अलावा दूसरी वार्ड्स में एडमिट किया जाता था। अब फियोना जेंकिंस ये समझती थी कि ये बहुत सारे जो ब्लॉक बेड्स हैं इनको खाली किया जा सकता है अगर जो कंसल्टेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट वार्ड में सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करें और रिहैबिलिटेशन की कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करें, या रिहैबिलिटेशन की कोऑर्डिनेशन को तेज़ किया जाए और इन पेशेंट्स को जल्द अज जल्द नर्सिंग होम या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रांसफ़र किया जाए, तो बेड्स विद इन अ वीक खाली कराए जा सकते हैं। ठीक है, फियोना जेंकिंस क्या समझती थी? फियोना जेंकिंस ये समझती थी कि ये बेड्स जो हैं ये विद इन अ वीक खाली कराए जा सकते हैं अगर इन पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट यूनिट में रखा जाए और रिहैबिलिटेशन का काम कहीं और किया जाए। अब देखिए, जो सोशल सर्विसेज थी उस वक्त की, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट। वंस ही और शी लेफ्ट रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, they worked with the care homes to place individuals requiring long-term care and who could not be looked after at home. There were often difficulties with commissioning places in care homes due to the unavailability of space. As patients were given a choice of care home according to their financial status, this often led to beds being blocked while patients waited for a place in their chosen home to be made available. अब देखिए, एक और प्रॉब्लम क्या थी? एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो सोशल सर्विसेज थी रिस्पॉन्सिबल कि ट्रीटमेंट के बाद और रिहैबिलिटेशन के बाद पेशेंट्स को नर्सिंग होम्स में या सोशल केयर में ट्रांसफ़र करें, उनके साथ मसला यह था कि वो पेशेंट्स को ऑप्शन देती थी कि जी के अपने बजट के मुताबिक वो कोई नर्सिंग होम या सोशल केयर सर्विस चूज़ कर लें। अब पेशेंट्स उन जिन सर्विसेज को चूज़ करते थे वहाँ पे शायद अवेलेबिलिटी नहीं होती थी रूम की, ठीक है, जब वहाँ पे वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी लॉन्ग थी, ठीक है, जो कि सस्ते सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, रीजनेबल प्राइसेस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो उनको लॉन्ग टाइम के लिए जब तक कि उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, जब तक कि वहाँ पे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होती थी, तो दे यूज्ड टू ऑक्यूपाई द बेड इन द हॉस्पिटल। सो दिस वाज वन ऑफ अ वेरी बिग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं कि जेंकिंस ने इस प्रॉब्लम को किस तरह हल किया। जेंकिंस बेसिकली हमने कहा हेड ऑफ फिजियोथेरेपी थी साउथ डेवन हेल्थ कम्युनिटी की, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो रिव्यू करे और रीडिज़ाइन करे साउथ डेवन स्ट्रोक सर्विसेज। उसको इस किस्म की हॉस्पिटल की सर्विसेज का वाइड नॉलेज था और वो जानती थी कि कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़रूरी है, या जो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं या इम्पोर्टेंस रखते हैं अगर उसको इस प्रोसेस को चेंज करना है। उसका एम क्या था कि वो उसने इन सर्विसेज को रिव्यू करे। एम यही था कि इम्प्रूव करे क्वालिटी को और पेशेंट्स की केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब उसने इसके लिए क्या किया? उसने सबसे पहले एक स्टीयरिंग कमेटी क्रिएट की जो कि सारे प्रोसेसेस को मैप कर सकती है। इन सितंबर 2003 जेंकिंस began by reviewing the stroke service
process map, she set up a steering committee with members from all areas of health community that specialize in stroke care. This included patients, nurses, social services representatives and Stroke Association regional coordinator, among others. The process map took 2 sessions of 2.5 days to create and involve 40 staff. It plotted the stroke service from an individual's initial consultation through the health service and social care system. अब फियोना जेंकिंस ने एक स्टीयरिंग कमेटी क्रिएट की और उन्होंने कहा कि हम इस सारे प्रोसेस को मिलकर मैप करते हैं. इसमें कोई 40 के करीब लोग शामिल थे जिन सब ने मिल के पेशेंट पहले दिन से उसका किन रोगों से रब्ता होता है, ठीक है, और उसको किस किन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, इन सारों की राय लेके उसमें पेशेंट्स से, नर्सेस थे, सोशल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से और स्ट्रोक एसोसिएशन के रीजनल कोऑर्डिनेटर्स शामिल थे. इन सब की मदद से उसने इस प्रोसेस को मैप किया. इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश बट शी हैज़ डन इट. और ना सिर्फ उसने इनको मैप किया बल्कि जो मेन स्टेक होल्डर्स थे उनसे उसने सजेशंस भी ली कि इस चीज़ को या इन सर्विसेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. उसने ये इंश्योर किया कि हर कोई समझे कि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. और coordination between the social services, the community hospital, general hospitals and GPs was critical for Jenkins' redesign strategy to be successful. फियोना ये समझती थी कि अगर उसको सक्सेसफुली रीडिज़ाइन करना है अपनी स्ट्रैटेजी को, तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द सोशल सर्विसेज, द कम्युनिटी हॉस्पिटल, द जनरल हॉस्पिटल एंड जीपीज, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. However, it was also one of her greatest challenges, ठीक है, and she had to work with them together. She knew she had a difficult job to convince these various organizations involved in stroke care of the importance of collaboration and communication. उसको ये already अंदाजा था कि it's very difficult to do the coordination between these different organizations. Jenkins explained the implications of NSF and tried to cover all issues that occurred during the stroke patient treatment process. She believed that if care was to be improved for stroke patients, social services would need to be integrated into pathway, and this would be tricky as they were not part of the same overall organization. The South Devon Health Care Trust but fell under the district authority responsibility. एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी टीम को लेके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी उन्होंने विजिट किया, जो कि उस वक्त इंग्लैंड एंड वेल्स में समझा जाता था कि स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिहाज से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है. वो उन्होंने विजिट किया. वहाँ पे सब लोगों ने मिल के विजिट किया. वो एक बस पे बैठ के उसको विजिट करने गए. वहाँ पे उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ी. आपस में दूसरे लोगों से उन्होंने आइडियाज़ डिस्कस किए. उन्होंने देखा कि उनसे बेहतर तौर पे चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, ठीक है. And then again she took help from the US Kaiser permanent model. इसके अलावा उसने US का सिस्टम भी थोड़ा सा स्टडी किया जिसको US Kaiser permanent model कहते हैं. और दिस इंक्लूडेड, वहाँ पे उसने देखा कि वो कैसे हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, फार्मेसीज, लॉन्ग टर्म केयर और पेमेंट अंडर अ सिंगल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है. देखिए उसने यूएस सिस्टम को थोड़ा सा स्टडी किया. उसने देखा कि यूएस सिस्टम में हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस और फार्मेसीज और लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइडर्स और देन अगेन जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जब पेमेंट करने का जो तरीक़ेकार है, वो सारा अंडर वन सिस्टम कैसे काम कर रहा है. और उसने उसको एज अ मॉडल लिया और उसने कहा कि अगर हमें यूके का सिस्टम भी इम्प्रूव करना है तो हमें उसको एट अ पैटर्न ऑफ यूएस सिस्टम रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. बाय अक्टूबर 2003 जो है, ऑल की एरियाज इन द केयर पाथवे दैट नीडेड इम्प्रूवमेंट वर आइडेंटिफाइड एंड दीज इंक्लूडेड looking at demand, referral routes, handoffs between professionals, transferring from acute unit to community, waiting lines and delays, bottlenecks in this system, increasing delays, adherence to evidence-based practice. Steering committee ने एक list develop की of what the NHS Modernization Agency termed as improvement opportunities. They looked specifically at the areas in which the stroke pathway that did not comply with best practice and that were realistic to improve in the time frame. 8 pilot schemes were set up consisting of 1 lead person from the steering group
with support from other staff members. These groups begin to collect data, including on patient weight, और उन्होंने एक डाटा जमा किया ताकि देखा जा सके कि कहाँ कमी है, ठीक है। कि उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई, 8 पायलट स्कीम्स शुरू की, और हर जो स्टीयरिंग ग्रुप के मेंबर थे उनको हेड बनाया। उन पायलट स्कीम्स का मकसद ये था कि आइडेंटिफाई किया जाए कि इम्प्रूवमेंट्स कैसे की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जी कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है वो जीपी की है, प्रिवेंशन को उसने अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाया। उसने कहा जी कि जो जीपी है, अगर वो राइट टाइम पे जो एल्डरली लोग हैं उनके कुछ टेस्ट कर लिए जाए और देखा जाए कि अगर देर आर चांसेस कि ये एल्डरली लोग स्ट्रोक से सफ़र करेंगे, तो इट मेक्स सेंस कि वहाँ पे ही फर्स्ट फेज में ही उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर ली जाए ताकि उनको सेकेंडरी केयर की ज़रूरत ही ना पड़े। और फिर उसने कम्युनिकेशन पे, क्योंकि उसका एम्फेसिस था, उसने कहा जी कि एक इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मा डिज़ाइन किया जो कि जीपीज़ फौरी तौर पे फिल कर सकते थे। अगर किसी को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी तो जीपीज़ वो परफॉर्मा फिल करते और फौरी तौर पे हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती पेशेंट के बारे में कि इसको क्या प्रॉब्लम है और इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो नंबर 1 उसने कोशिश की कि प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए, कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो जीपी की स्टाफ पे ही अगर किसी में स्ट्रोक की टेंडेंसीज हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट आसानी से की जा सकती है और उसको इस चीज़ की ज़रूरत कम पड़े कि उसको एक एल्डरली पर्सन को हॉस्पिटल भेजा जाए, ठीक है। नाउ जेंकिंस जो थी उसके पास सेवरल ऑप्शंस थी टू इम्प्रूव द स्ट्रोक सर्विस। One solution was to expand and develop the rehabilitation unit in Torbay General Hospital. एक सोल्यूशन तो यह हो सकता था कि जो ऑलरेडी टॉर्बे जनरल हॉस्पिटल जो है उसमें मजीद फर्दर बेड्स इंप्रूव किए जाएं, कोई नई वार्ड बनाई जाए जहाँ पे ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हों और जहाँ पे उसी जगह पे उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जाए और रिहेबिलिटेशन भी की जाए। लेकिन दिस वाज हाईली अनलाइकली टू आवर चॉइस टू बी अडॉप्टेड। लेकिन दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन क्योंकि दैट रिक्वायर्ड सर्टन अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर बेड्स की तादाद इम्प्रूव करनी है, जहाँ वार्ड को इम्प्रूव करना है और मजीद फर्दर एक्सटेंड करना है, तो दैट रिक्वायर्ड मैनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। एज वी नो दैट सम 625 स्ट्रोक पेशेंट्स ओवर द ईयर जो था उस हॉस्पिटल को यूज़ करते थे जहाँ उनको एडमिट किया जाता था। तो वहाँ पे बेड्स की तादाद इम्प्रूव करना, बेड्स की तादाद इंक्रीज करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखिए चॉइसेस क्या थी फियोना के पास। फियोना के पास पहली चॉइस तो ये थी कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे बेड्स की तादाद को बढ़ाया जाए। लेकिन फियोना को पता था कि दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, इसके लिए उसको बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अल्टरनेट क्या था कि एक्यूट यूनिट इन टॉर्बे हॉस्पिटल जो था वहाँ पे लोगों की ट्रीटमेंट ज़रूर की जाए, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए और किसी और पीसीटी पे उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और उसके ख्याल में यह था कि जी के साउथ डेमन में जो और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज डेवलप किए जाए और उसने उसके लिए सजेस्ट किया कि न्यूटन एबट में जो है वो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज डेवलप की जाए और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पेशेंट्स को जो है टॉर्बे जनरल हॉस्पिटल की जॉर्ज अर्ल वार्ड में ट्रीट किया जाए। 1 हफ्ते के बाद रिहेबिलिटेशन के लिए उनको न्यूटन एबट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और अगेन न्यूटन एबट में उसने कहा कि एक छत के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जमा किया जाए, ठीक है। जो सोशल केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो सोशल सर्विसेज हैं, उनको भी वहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी हो, जो उनके डेस्क हो, ताकि जब एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए तो इन पेशेंट्स को जल्द अज जल्द नर्सिंग होम्स में या केयर सेंटर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पे लॉन्ग टर्म उनकी ट्रीटमेंट की जाए। लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम। जब एज पीटर स्लेट जो कि वहाँ पे कंसल्टेंट था उसने कहा कि there are a lot of improvements to be made in Newton Abbot Hospital. Patients will just burst into tears if they are transferred from Torbay with all its modern facilities to Newton Abbot. The other concern is that hospital is providing medical cover for the standards that fulfill people needs. लेकिन जो कंसल्टेंट था उसने कहा कि जी कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि न्यूटन एबट का जो हॉस्पिटल है दैट इज़ नॉट वेल इक्विप्ड टू केयर फॉर द स्ट्रोक पेशेंट्स। और इवन दो कि वहाँ पे आप उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बट द पेशेंट्स वुड बी साइकोलॉजिकली दे विल फील डिस्ट्रेस्ड
क्योंकि उनको एक अच्छे हॉस्पिटल से एक कम दर्जे के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। डिस्पाइट अपोजिशन, जो कंसल्टेंट था स्टेट, उसकी अपोजिशन के बावजूद और दूसरे एम्प्लॉयज़ की अपोजिशन के बावजूद जेंकिंस ये समझती थी कि दिस वाज द ओनली बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल, कि ट्रीटमेंट, एक्यूट ट्रीटमेंट और जो रिहेबिलिटेशन है इनको सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है, और न्यूटन एबट में एक इंटीग्रेटेड केयर नेटवर्क भी डेवलप किया जाए जो कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम सर अंजाम दे। The first task was to transfer the Tudor ward in the Newton Hospital into Community Stroke Rehabilitation Center. अब जेनकिंस के लिए पहला टास्क क्या था? इम्पोर्टेंट टास्क ये था कि न्यूटन एबट में जो वार्ड है उसको रिहेबिलिटेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रीऑर्गेनाइज किया जाए। जेंकिन इंटेंशन वाज टू हैव द सेंटर रन बाय एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और नर्स रादर देन अ फिजिशियन। जेंकिन का दूसरा आइडिया ये था कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसको या तो कोई नर्स चलाए या कोई फिजियोथेरेपिस्ट चलाए, ठीक है, वहाँ पे फिजिशियन की ज़रूरत भी नहीं है। जेंकिंस ने कहा कि मैक्सिमम एक पेशेंट को एक्यूट यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए रखा जाए और उसके बाद उसको न्यू एबट हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जबकि वो मेडिकली स्टेबल हो चुका हो तो मज़ीद उसको एक्यूट यूनिट में नहीं रखा जाना चाहिए। अब इस पे स्लेट जो था ही वाज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। उसने कहा आवर पेशेंट्स डोंट क्वाइट फिट द क्विक इन आउट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आई डील विद are pretty disabled and very ill with swallowing problems. We have to try and accommodate that it is in the most suitable surroundings. It is more a question of us discussing it and actually deciding case by case when someone was ready to move to New Abbott rather than setting a limit time. And in addition, this would set the stage of inadequate diagnosis for complicated stages. देखिए जो डॉक्टर था, जो कंसल्टेंट था, उसने कहा जी दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हमें कहें कि 7 दिन के बाद एक पेशेंट को जो है वो न्यू एबट ट्रांसफ़र किया जाए। ये तो हम केस बाय केस एज अ टीम डिस्कस करते हैं कि इस पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या उसको डिस्चार्ज किया जाए या ना किया जाए, क्या उसको न्यू एबट भेजा जाए या ना किया जाए। अगर आप 7 दिन की लिमिट लगा देंगी तो बहुत सारे चांसेस हाई हैं कि बहुत सारे केसेस मिस डायग्नोज हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। इसके अलावा जो स्टाफ था बोथ टॉर्बे जनरल हॉस्पिटल में न्यू एबट हॉस्पिटल में, दैट वाज वरीड, ठीक है। देखिए एक तो जो कंसल्टेंट्स थे दे वर वरीड, ठीक है, जो कंसल्टेंट्स थे उनकी अपनी कुछ कंसर्न्स थे। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह आप कह रही हैं कि 7 दिन के अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट की जाए और 7 दिन के बाद इन पेशेंट्स को न्यू एबट हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट अ फिजिकल ऑप्शन, ठीक है। मैंने कहा जी कि ये पॉसिबल नहीं है। हम तो हर पेशेंट को जब तक डीपली उसका केस बाय केस उसको स्टडी नहीं कर लेते तो हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है या नहीं करना। उसके अलावा जो स्टाफ था, जो जनरल स्टाफ था, जो दोनों हॉस्पिटल्स में काम करता था, दे वर ऑल्सो वरीड। उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम एक स्ट्रोक पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको डिस्चार्ज करते हैं तो वी फील हैप्पी और वी फील हैप्पीनेस फ्रॉम दैट थिंग कि हमने किसी की ट्रीटमेंट की है और एक्चुअली इसको डिस्चार्ज किया है। जबकि टॉर्बी के हॉस्पिटल जो था वो समय उनको ये थ्रेट्स थे, उन्होंने कहा जी रीडिज़ाइन की वजह से उनकी जॉब कंसिडरेबली चेंज हो जाएंगी। एंड देन अगेन जो न्यू एबट का स्टाफ था वो वरीड था। उन्होंने कहा जी हमें वो ट्रेनिंग हासिल नहीं है, वी आर नॉट ट्रेन्ड अनफ कि हम स्ट्रोक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वी कांट ट्रीट दैम और वी कांट टेक केयर ऑफ दैम। उन्होंने कहा जी the caring for stroke patients would be far more challenging and they were not confident that they had the required skills and training. Until then, they had been dealing with a range of elderly patients, although these did not include people who had recently undergone a stroke with swallowing and feeding difficulties and significant impairment in balance, mobility and speech. It was unclear to employees in both the primary and second care trusts who would take the responsibility once the patients were transferred to Newton Abbott. Who would liaison between Torbay and Newton Abbott? How often would they meet? They were also concerned as to the primary and secondary care services were coordinated with social services. देखिए बहुत सारे कंसर्न्स अराइज हुए। लोगों ने कहा कि पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने में न्यूटन एबट और टॉर्बे हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। फिर
जब ये इन पेशेंट्स को सोशल सर्विसेज के हवाले किया जाएगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे की जाएगी? In response, Jenkins recommended the appointment of a non-medical consultant who would be based at Newton Abbot and would coordinate with the medical staff and social services to ensure seamless care. इसके रिस्पांस में, इन कंसर्न्स के रिस्पांस में जेंकिंस ने कहा कि हम न्यूटन एबट में एक नॉन मेडिकल डायरेक्टर की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और वो बंदा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये अब जेंकिंस ने इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन इस तरह पेश किया है। देखिए प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जी के लेबर गवर्नमेंट जब 18 साल के बाद दोबारा पावर में आई तो उसने ये डिसाइड किया कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा। पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक डिजीज़ से जो लोग सफ़र करते हैं, जब वो लोग जो क्रॉनिकली इल हैं, जो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, उनके लिए नेशनल हेल्थ सर्विसेज बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और जो वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस किया जाएगा। अब स्ट्रोक यूनिट्स को, जो स्ट्रोक पेशेंट्स से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली गाइडलाइंस डेवलप की और ये कंपल्सरी किया कि हर हॉस्पिटल जो है इन गाइडलाइंस को फॉलो करे। अब साउथ डेवन हॉस्पिटल जो था, साउथ डेवन कम्युनिटी हॉस्पिटल्स जो थे, उनको ये चैलेंज फेस था कि अब वो नेशनल एनएसएफ की गाइडलाइंस के मुताबिक इन सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी फियोना जेंकिंस को सौंपी और फियोना जेंकिंस के जिम्मे ये काम लगाया कि वो रीडिज़ाइन करें इन सारी सर्विसेज को। अब फियोना जेंकिंस ने एक स्टीयरिंग कमेटी क्रिएट की, ठीक है, और उस स्टीयरिंग कमेटी ने सारे प्रोसेस को मैप किया, जो कि आप इस केस में आगे एग्जिबिट्स में देख भी सकते हैं कि उन्होंने ये मैपिंग का प्रोसेस कैसे किया है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने सारे प्रोसेस को मैप करने के बाद जो उसके ख्याल था, जो उसको जो ऑप्शंस उसने प्रोवाइड किए, उसने कहा कि जी इसका 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो इस वार्ड को एक्सटेंड कर लें और नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज कर लें, ठीक है। यहाँ पे मजीद स्टाफ आप रिक्रूट करें और रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट एक ही जगह पे की जाए लोगों की, ठीक है। ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन एक ही हॉस्पिटल में, टॉर्बे जनरल हॉस्पिटल में की जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन को सेपरेट कर दें और ट्रीटमेंट जो है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा ना की जाए और 1 हफ्ते में कोशिश की जाए कि वो पेशेंट रिकवर हो जाता है। जब मैक्सिमम जो टाइम नीडेड है वो 1 हफ्ते होना चाहिए ट्रीटमेंट का। 1 हफ्ते के बाद आप उस पेशेंट का न्यूटन एबट ट्रांसफ़र कर दें और वहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं, जब वहाँ पे जो लोग हैं वो जनरली उनका फिजिशियन होना ज़रूरी नहीं है, दे कैन बी फिजियोथेरेपिस्ट और दे कैन बी अदर पीपल फ्रॉम अदर अलाइड मेडिकल सर्विसेज, और वो फिर पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पीटर स्लेट जो था, जो कि एज अ कंसल्टेंट काम करता था टॉर्बे हॉस्पिटल में, उसने नंबर ऑफ कंसर्न्स रेज किए। उसने कहा जी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम 7 दिन में एक बंदे को ट्रांसफ़र कर दें, उसकी अगर तबीयत ही ठीक ना हुई हो। ये तो हम इन डेप्थ हमारी टीम बैठती है और हम उसको डिस्कस करते हैं, उस पेशेंट की कंडीशन को, और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या इसको रिहेबिलिटेट होना चाहिए या भी इसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और उसने कहा जी दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक लिमिट लगा दें 7 दिनों की, ठीक है। एंड देन अगेन उसने कहा कि जी कि न्यूटन एबट में क्या ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी कि वाकई उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके वहाँ पे। फिर अब दोनों हॉस्पिटल्स में जो एम्प्लॉयज़ थे उनके अपने कंसर्न्स थे। टॉर्बे वाले परेशान थे कि हमें जानबूझ के तंग किया जा रहा है, हमारे पेशेंट्स को तंग किया जा रहा है, जबकि हम उनको बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूटन वाले इस लिहाज से परेशान थे कि वो समझते थे हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं, हम तो इस काबिल नहीं, हमें हमारी वो ट्रेनिंग नहीं कि हम स्ट्रोक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि स्ट्रोक पेशेंट्स को ट्रीट करना इज़ मोर ऑफ अ चैलेंज। अब फियोना ने कहा कि दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें कि आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अगर आप इस प्लान से एग्री करें। और उसने कहा जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का मसला है कि दोनों हॉस्पिटल्स के दरमियान और सोशल सर्विसेज के दरमियान कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, तो उस मसले को हम इस तरह हल कर सकते हैं कि हम एक नॉन मेडिकल डायरेक्टर अपॉइंट कर लें जो कि कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करे। अब देखिए ये 2 अल्टरनेटिव्स हैं। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो अगर आपसे क्या पूछा जाए कि एक बेहतर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो आप सोचिए कि इनमें से बेहतर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि देखिए इसमें मेन स्टेक होल्डर्स कौन हैं, आपका क्या ख्याल है। देखिए इसमें मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट है,
जो कि सर्विसेज इम्प्रूव करना चाहती है, पेशेंट्स हैं जो कि स्ट्रोक से अफेक्टेड हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है, और एलाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, देन अगेन सोशल सर्विसेज हैं, और वो जीपीज भी इन्वॉल्व हैं, जितने वो केयर ट्रस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी केयर ट्रस्ट है, वो सारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उनकी राय का फियोना को एहतराम करना पड़ेगा, जहाँ उनको कन्विंस करके ही वो अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक एग्जाम्पल की मदद से या एक केस स्टडी की मदद से, जिसको कि आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक अवेलेबल है आपके नोट्स में, इसकी मदद से हमने ये समझने की कोशिश की है कि स्ट्रैटेजी चेंज हुई, जब गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की तो इन रिस्पांस जो हॉस्पिटल्स थे उनको क्या चेंजेस करनी पड़ी, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है किस किस्म की चेंजेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ी ताकि पेशेंट्स को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल लेक्चर 8 में दोबारा मिलते हैं, या कल दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।